हेलो सब लोगों को। आज के ड्रिल के क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज करते हैं। आई होप कि आपने बनाया होगा। एक चीज ध्यान रखो, मैं आज के क्वेश्चन में थोड़ी डाइवर्सिटी दिखाई पड़ी होगी। मैंने एक कॉमन एरर का क्वेश्चन भी डाला। एक काम करना कि जब आप रीडिंग कर लेते हो तो ओरिजिनल एक जो आपको ई पेपर मिलता है वो आपके पढ़ने के लिए है, उसको कभी भी इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए वहां से ओरिजिनल से मैच मत करना। जो आपको ये मिला, मैं आपके लैंग्वेज के एनरिचमेंट की बात कर रहा हूं। ये जो आपको अलग से दिया जाता है एडिटोरियल या आर्टिकल जो भी था, सिर्फ इसी के बेस पे क्वेश्चन बनाना, क्योंकि जो भी बोल्ड किया हुआ है या फिर अंडरलाइन में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं या फिर यहां पे एक जो इटैलिक्स करके दिया हुआ था, इसमें ओरिजिनल से, अब ये कॉमन एरर है तो इसके ओरिजिनल से थोड़ा सा बदलाव किया गया था। तो अगर आप उससे मैच करोगे तो वो आपको पता चल जाएगा। सो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल से नहीं, आपको जब प्रैक्टिस करना होगा, सिनोनिम एंटोनिम बनाने होंगे तो यहीं से बनाइएगा। और एक चीज और मैंने बोला है कि अगर इस सेशन का फुल यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो डिक्शनरी मत टेकअप करना, क्योंकि डिक्शनरी क्या करता है ना, लर्नर के सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। वो सोच सकता है बट उसे लगता है कि कहीं लिखा हुआ है, उसको देख लिया जाए। अब हम लोग शुरू करते हैं। जितना इंडिपेंडेंटली आप काम करोगे उतनी ही जल्दी आपके लैंग्वेज में ग्रोथ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन was स्नोबॉल। और अगर आप स्नोबॉल को देखो तो स्नोबॉल को हैज के बाद एज ए वर्ब लगा हुआ है। और अगर आप सेंटेंस को एनालाइज करो तो आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, द इश्यू, क्योंकि आप ध्यान रखिए यहां पे हैज प्लस V3 लिखा हुआ है, तो इसका एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट यहां है और लिखा हुआ है ये कि द इशू हैज स्नोबॉल्ड सिंस 2016 से जो मुद्दा है, मुद्दा क्या, हाउ टू प्रोसीड ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि मतलब विवाद का हल कैसे किया जाए, फॉर द किशनगंगा एंड रातले प्रोजेक्ट्स हैज स्नोबॉल्ड। वो मुद्दा और धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, बदतर होता जा रहा है। स्नोबॉल को तुम आइडिया भी ऐसे लगा सकते हो, वो अगर बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा पहाड़ से नीचे फेंको तो धीरे धीरे उसका वो लपेटता चलेगा बाकी बर्फ को, अगल बगल के बर्फ को, और धीरे धीरे उसका साइज बड़ा होता चला जाएगा। सो अगर आप यहां देखो तो और कोई वर्ड नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो ये वर्ब है तो वर्ब का ऑपोजिट या सिनोनिम नाउन नहीं हो सकता। रेज का मतलब होता है कि इस चीज को उठाना ऊपर की तरफ, ये हो नहीं सकता। और स्नोबॉल का मतलब रिजॉल्व, हल करना नहीं हो सकता है, वो और मुद्दा और बदतर होने की तरफ जा रहा है वो। नेक्स्ट, टेनेट। अगर आप टेनेट वर्ड को यहां देखो तो क्या लिखा हुआ है, द टेनेट्स ऑफ द ट्रीटी हेल्ड फर्म। जो इस संधि की बात हो रही है, जो इंडस वाटर ट्रीटी, उसके टेनेट्स मजबूती से टिके हुए थे। हेल्ड फर्म, फर्म का मतलब मजबूत होता है, वो मजबूती से टिके हुए थे। इस ट्रीटी का क्या, उसके जो उसमें जो बातें कही गई थी, उस जिस संधि की जो बातें थी वो मजबूती से टिकी हुई थी। अब संधि की जो बातें हैं उसको आप इसमें से कौन सा लोगे, कंसेंसस, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट टिका हुआ था, आम सहमति टिकी हुई थी, हाव भाव टिका हुआ था, या उसमें जो सिद्धांत जिसपे ट्रीटी हुआ था वो टिका हुआ था। वो सिद्धांत जो उसमें थे वो सब टिके हुए थे, एकदम अच्छे से मजबूती से टिके हुए थे वो। रेटरिक, रेटरिक वर्ड को देखो, लीडर्स ऑन बोथ साइड्स आर नाउ नॉट एबव। नॉट एबव मतलब उसके ऊपर नहीं है, मतलब वो इसको इस्तेमाल करने से बच नहीं रहे हैं,
मतलब वो यूज कर रहे हैं। फायरी रेटरिक्स मतलब भड़काऊ, आग उगलता हुआ भाषण दे रहे हैं, आग उगलती हुई बातें बोल रहे हैं, भड़काऊ बातें बोल रहे हैं। तो ये बातों से मतलब हो गया। फायरी से आप अगर टारगेट करो, इसका मीनिंग निकल जाएगा। और रेटरिक का मीनिंग आपका, अगर बात हो रहा है तो वीपन, ऑब्जेक्ट, फिगर। मैंने जानबूझ के ये वर्ड दिया था कि अगर आप जानते हो तो ओके है, अगर नहीं भी जानते हो तो इलिमिनेशन करके ये वर्ड आराम से निकाल सकते हो। हैरंग होता ही है जब आप भड़काऊ चीजें बोलते हो। ऑपोजिट। एस्केलेट, आपको पीछे वाले में एस्केलेट मतलब वो बढ़ रहा था और बदतर हो रहा था, तो उसका मतलब कि वो कम हो रहा था, बुरी चीजों का कम होना। टेक डाउन लिखना, मूव डाउन, कहीं नीचे की तरफ जाना। ध्यान रखिएगा, स्थिति का बदतर होने का उल्टा स्थिति में सुधार होना, और वो टोन डाउन जाएगा। उसका टोन या उसकी वो जो चीजें थी उसमें कमी आ रही थी। पेरिल, मैं मीनिंग बता सकता हूं, बट अगर सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार मैं आपको गाइड करूं तो बहुत अच्छे से आप समझोगे। पाकिस्तान हैज बीन कोल्ड टू इंडियाज नोटिसेस। कोल्ड का मतलब यहां पे अनइंथुजियास्टिक, उसको कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। इंडिया ने जो नोटिस दिया है ऑन रीनेगोशिएटिंग द ट्रीटी, कि ट्रीटी को दोबारा नेगोशिएट किया जाए, इस बात पे पाकिस्तान बहुत उत्सुक नहीं है। एंड द डिसीजन बाय द मोदी गवर्नमेंट टू स्टॉप ऑल पीआईसी मीटिंग, और मोदी गवर्नमेंट का ये जो था कि सारे मीटिंग्स को रोक दिया जाए। अब मैं यहीं पे कर रहा था, तो जब ऑल लगा हुआ है तो मीटिंग नहीं होगा, इट शुड बी मीटिंग्स। कॉमन एरर। और अगर आप देखो तो सॉरी, अच्छा यहां पे है ना, मीटिंग्स तुम्हारा सी में था, सो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। हैज पुट द फ्यूचर ऑफ द प्रोसेस, मोदी जी ने सारी बातें रोक दी, पाकिस्तान बहुत इंथुजियास्टिक नहीं है, सारा प्रोसेस खतरे में पड़ गया है। खतरे में पड़ गया है। खतरे का उल्टा सुरक्षा, और सुरक्षा का अंग्रेजी आप जरा देखिए कि सिक्योरिटी के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह भी खतरा होता है, यह भी खतरा होता है। इग्रेजियस, इग्रेजियस वर्ड को टारगेट करो। मिस्टर मोदी जी स्टेटमेंट, फायरी स्पीच इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। मोदी जी का स्टेटमेंट आफ्टर द 2016 उरी अटैक, दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, इज परहैप्स द मोस्ट इग्रेजियस एग्जाम्पल। इस भड़काऊ बातों का सबसे इग्रेजियस एग्जाम्पल है, मतलब क्लियर, स्पष्ट, शॉकिंग, एकदम सबसे क्लियर और शॉकिंग एग्जाम्पल है वो। तो इग्रेजियस का उल्टा शॉकिंग को अगर हम लेते हैं तो रीजनेबल के अलावा और कोई नहीं जाएगा। फार साइटेड होता है मतलब दूरदृष्टि से भरा हुआ, उसका उल्टा नियर साइटेड हो सकता है, जिसको फार साइटेड, दूरदृष्टि वाला, जो जिसको मायोपिक है, उसको चीजें दिखाई नहीं पड़ती, आगे भविष्य की चीजें। सो रीजनेबल। आई होप कि आपने ठीक बनाया होगा। एक्चुअली पिछले वाले में क्या हुआ कि अभी क्या होता है कि फर्स्ट वाला जो भी एडिटोरियल जाता है ना, कुछ मैं नई चीज सोचता हूं, लोगों में इंथुजियाज्म होता है। मैं सब लोगों को नहीं बोल रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं, देखो अच्छी चीजों के सीखने का प्रोसेस थोड़ा टेंशन भरा होता है। अच्छी चीजों का उसमें बहुत मजे का चीज नहीं होता है। हाँ,
थॉट प्रोवोकिंग हो सकता है, बट सेंस ऑफ एंजॉयमेंट नहीं होता। मैंने भी बहुत दुख करके, बहुत सोच के, बहुत अपने तरफ से एफर्ट लगा के थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी है। तो आप में से जो लोग रेगुलरली, जिनको महसूस हो रहा है कि ये एकदम सही डायरेक्शन में आपके अंग्रेजी पे हेल्प करेगा, आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, वो जरूर बनाएं। बात सीजीएल और बैंकिंग और इसकी नहीं हो रही है कि मेंस का पेपर आ रहा है। अगर पेपर अच्छा होता, जैसे सीजीएल वाले लोगों को ये पता है कि अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और वो चीजों को रट रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मेजर क्वेश्चन उधर बन रहे हैं। और जो सिनोनिम, एंटोनिम और रट अगर रहे हैं 5-6 महीने से, तो उधर अच्छा है। तो फिर सीजीएल मेंस का टेस्ट लेना और ये सब मैं कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपका देखता हूं मैं कैसे उसको करता हूं। लेकिन आप अपने अगर बेसिक्स पे काम कर रहे हो, और आप में से वो लोग जो बेसिक्स पे अपने काम करना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, वो अगर करते हैं, इसको रेगुलर है, तो अपने इंप्रेशंस जरूर लिख दिया करो, 2-4 वर्ड भी। मेरे को पता चलता है कि आपको ठीक लग रहा है, तो मैं इंकरेज होता हूं, मैं बार बार बोलता हूं ना, मूव करो। इस सेंटेंस को जब मैं पढ़ा तो थोड़ा सा मेरे को मीनिंग अटपटा लगा, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को क्वेश्चन बना दिया, लड़के को समझने में दिक्कत तो ही होगी इस सेंटेंस को, और अगर उसने ठीक समझा है तो काफी अच्छा है। देखिए जरा, इट इज नो कोइंसिडेंस दैट, ये संयोग नहीं है कि द स्पाइरल, ध्यान रखना ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, मिरर्स वर्ब है। ये जो भड़काऊ भाषण आदि दिए जा रहे हैं, शॉकिंग टाइप के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ये जो एस्केलेशन हुआ है, चीजें और बदतर होती जा रही हैं, ये दिखाता है, ये शो करता है द अनरिवेलिंग ऑफ द इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशनशिप इन द सेम पीरियड। वो ये दिखा रहा है कि इस पीरियड में इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल, द्विपक्षीय संबंध कैसा था, मतलब वो भी बदतर हो रहा था। इसका ये मीनिंग है, हिडन मीनिंग, कि बायलैटरल रिलेशन भी बदतर हो रहा था वो। और अगर आप इसको देखो कि बायलैटरल रिलेशन भी खराब हो रहा था, तो आप जरा देखो कि इसका आंसर क्या होगा। और कुछ नहीं आएगा। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, हाफ हार्टेड एफर्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, ऐसा कुछ नहीं। वो बायलैटरल रिलेशन भी खराब हो रहा था, उसको वो मिरर कर रहा था कि बायलैटरल रिलेशन भी बदतर के कंडीशन में जा रहा था। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट आइजनहावर ने जब ये कहा था तो उसका अर्थ क्या था। अब ये सब चीजें मैं चेक करता हूं इसीलिए कि आपने इसको सिंपल रीडिंग डाला या इस बात को आपने समझने की कोशिश की थी। प्रेसिडेंट आइजनहावर ने जो कहा था कि इस ट्रीटी को लेके, इंडस वाटर्स ट्रीटी को, कि इट इज वन ब्राइट स्पॉट, ये एक बड़ा अच्छा शुभ स्पॉट है इन अ वेरी डिप्रेसिंग वर्ल्ड पिक्चर। जब दुनिया की स्थिति बहुत निराशाजनक है, उसमें ये ट्रीटी कि दो देश मिलके पानी से जो पैदा हो रहा है टेंशन, पानी के वाटर शेयरिंग का, उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उसको हल करना चाह रहे हैं। एंड दिस इज अ ब्राइट स्पॉट इन अ डिप्रेसिंग पिक्चर। मतलब जब वर्ल्ड की स्थिति बहुत खराब है, उसमें ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अगर आप इसमें देखो कि आइजनहावर का जो स्टेटमेंट था, उसमें से कौन सा आपका काम कर रहा है, और आप ध्यान दीजिए, कोई इसमें से स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया, मैंने एक भी नहीं दिया था। क्या लिखा हुआ है? दैट द ट्रीटी शुड बी रिस्पेक्टेड बाय बोथ द पार्टीज। ये आइजनहावर के स्टेटमेंट का मतलब नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि ये एग्जाम्पल एक बड़ा ब्राइट स्पॉट है एक डिप्रेसिंग सिचुएशन में पूरी दुनिया के। दैट द ट्रीटी मस्ट बिकम अ रोल मॉडल। उन्होंने ये नहीं कहा था मस्ट गेट एक्सेप्टेड फ्रॉम एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड। दैट द ट्रीटी इज एन एग्जाम्पल हाउ डिस्प्यूट्स कैन बी मेंटेन्ड, कैसे हम विवाद को बरकरार रख सकते हैं, रिजॉल्व होता ना। अगर इसके जगह पे
हम रिजॉल्व डाल दिए होते, कैसे सुलझा सकते हैं, तो यह आंसर हो सकता था, और वो नहीं है तो न दी जाएगा। अब इन स्टेटमेंट्स को देखिए आप। इंडिया एस्पिरेशन ऑफ क्लीन एनर्जी मेक्स इट नेसेसरी टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स ऑन द ट्रीटी। ये जो ट्रीटी पे जो विवाद है, इंडिया का जो एस्पिरेशन है क्लीन एनर्जी का, वो उसको सुलझाना बहुत जरूरी है। आप यहां पे देखो, यहां पे न्यू एज इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, जो नए समय का जो इशू है, ये तो बहुत पुराना 1960 में था, उस समय में क्लाइमेट चेंज वाज नॉट एन इशू। ये जो नए इधर में 20वीं शताब्दी नहीं, मतलब 1980 के बाद से जो ये क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठा है, एंड द नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रो पावर ऑप्शंस ऑन द इंडस नेसेसिटेट, ये चीज जरूरी बना देता है कि ये इस ट्रीटी को फिर से रीओपन किया जाए। इंडिया का जो ये क्लीन एनर्जी है, तो हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस से जो पैदा होगा, तो फिर तुम्हारा ये स्टेटमेंट दैट विल स्टैंड ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इंडस वाटर ट्रीटीज was signed between three parties, India, Pakistan and the World Bank. आप जरा ध्यान दीजिए, आप में से जिन लोगों को भी गलती लगा था, वो जरा यहां के स्टेटमेंट को देखें। इन अ मोमेंट, इंडिया और पाकिस्तान तो थे, यहां ध्यान दीजिए, इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस दैट इट मे कम टू रिग्रेट, जिसपे उसको अफसोस हो सकता है, द वर्ल्ड बैंक इट इज अ को सिग्नेटरी एंड द गारंटर ऑफ द IWT, वो इस ट्रीटी का को सिग्नेटरी था और गारंटर भी था, मतलब ये ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक भी था। और आप ध्यान दें कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नेक्स्ट, Baglihar Dam, Neelam, Kishangangai and Ratle projects involve both India and Pakistan. ये चारों प्रोजेक्ट्स में इंडिया और पाकिस्तान के अपने अपने हित शामिल हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूं, आपने कैसे, अगर वो दिया है तो मतलब आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। देखो, इसमें तो इंडिया पाकिस्तान की चर्चा थी। बैगलिहार डैम प्रोजेक्ट, टू मेजर डिस्प्यूट्स, दो और विवाद थे, एक बैगलिहार डैम प्रोजेक्ट एंड अनदर एलिगेशन वाज दैट इंडिया वाज इंटरफेयरिंग विथ पाकिस्तान्स नीलम प्रोजेक्ट। इंडिया उसमें अड़ंगा लगा रहा है पाकिस्तान के नीलम प्रोजेक्ट पे, मतलब ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट था, उसमें इंडिया उस पे आरोप लगा, ये नहीं कि दोनों लोग वाटर का शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, उसको, उस प्रोजेक्ट को पूरा होने में वो टांग अड़ा रहा है। मतलब ये क्लियर है कि इस प्रोजेक्ट में इंडिया का कोई शेयरिंग नहीं था। बाकी डिस्प्यूट्स तो यहां पे थे। आगे देखो, द इश्यू ओवर हाउ टू प्रोसीड ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर द किशनगंगा एंड रातले प्रोजेक्ट्स, यहां पर विवाद है, यहां पे विवाद है बैगलिहार प्रोजेक्ट में, लेकिन पाकिस्तान का अपना नीलम प्रोजेक्ट था। इसीलिए बॉस आप जरा ध्यान दीजिए, सॉरी, आई एम सॉरी, बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। आपका वो जो आप अभी बस सुन लो मेरी बात को, कि वो जो था उसमें नीलम प्रोजेक्ट वो भी साथ में लिखा हुआ था यहां पे, और वो नीलम प्रोजेक्ट उसमें नहीं था।
चौथा स्टेटमेंट जो दिया हुआ था कि disputes regarding IWT was mooted to be resolved at PCA at Hague. मैं आपको आप अगर इसको देखो, अभी अभी थोड़ा काम चला लो, दो ऑप्शन और बचा हुआ है कि when Pakistan escalated the dispute, having a neutral expert outlook at them and demanding a permanent court of arbitration. पाकिस्तान ने दो चीजें कही थी कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट होना चाहिए जो इसको जांच करे, और दूसरा कि हेग में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहां पे भी इसकी सुनवाई हो। मतलब ये दोनों चीजों की बात थी। और आप देखिए, इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस द वर्ल्ड बैंक डिसाइडेड टू अलाउ टू पैरेलल प्रोसेसेस ऑफ द डिस्प्यूट मैकेनिज्म टू रन एट द सेम टाइम। इस डिस्प्यूट को सुलझाने का दो मैकेनिज्म वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि न्यूट्रल एक्सपर्ट भी देखे इसको और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी एक केस चले। और तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि सिंपली उसको वहीं पे सुलझाना था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, ये गलत हो गया। एंड पांचवा नंबर आप देखें, बिफोर 2016 इंडिया टेंडेड टू रिजॉल्व और प्रेजेंट इट साइड अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोसेस। और 2016 की जहां तक चर्चा थी, आप जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे, देखिए द इश्यू ओवर हां यहां पे देखो, इंडिया वॉज एबल टू विन 2 मेजर डिस्प्यूट्स बाय एडहेरिंग टू द प्रोसेसेस। उस प्रोसेस पे जो लीगल प्रोसेस था उस पे टिक के इंडिया ने 2 डिस्प्यूट को जीता। लेड आउट इंक्लूडिंग बलिहाडांग प्रोजेक्ट इन 2017 एंड अनदर डिस्प्यूट नीलम प्रोजेक्ट पे 2013 में। लेकिन व्हेन पाकिस्तान एस्केलेटेड, तो फिर 2016 के बाद से मोदी गवर्नमेंट जब से आई तब से इंडिया ने लीगल प्रोसेस नहीं, अपने तरफ से यूनिलैटरल डिसीजन करके कि हम ये तब तक बात नहीं करेंगे, कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ था कि इंडिया इग्नोर कर रहा है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस लड़ने को। पाकिस्तान न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की बात को इग्नोर कर रहा है और इंडिया पीसीए को इग्नोर कर रहा है। तो आपका ये स्टेटमेंट जो 5वां नंबर था वो ट्रू था कि 2016 के पहले इंडिया ड्यू प्रोसेस से चल रहा था और वो केस जीता भी था। 2016 के बाद से यूनिलैटरल डिसीजंस होने लगे पाकिस्तान की तरफ से भी और यहां भी। तो ये ट्रू था आपका। 2 ऑप्शन अगर छोड़ दिया जाए, इसमें टेक्निकल ग्लिच आ गया तो, लेकिन आप जरा समझें कि आपके पास इस पैसेज को इनसाइड आउट पूरी तरह से ये क्वेश्चंस आपको समझने का मौका दे रहे हैं। आप अपने सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, वो लोग जो इसको सीरियसली बनाना चाह रहे हैं, और ये आपकी रीडिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएगा, मजबूत करेगा और ओपन भी कर रहा है। मेरे को जरूर बताइएगा कि हाउ डिड यू फील। सी यू देन। थैंक यू सबको विथ नेक्स्ट एडिटोरियल। थैंक यू।